हार्ट अटैक, यह अक्सर एक समय था कि सुनने को मिलता था सीनियर सिटीजन्स के अंदर, लेकिन अब यंगस्टर्स क्या, बच्चों में भी हमको हार्ट अटैक के सिम्टम्स या सुनने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों की, यंगस्टर्स की मौत भी हो रही है। एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या फिर एमआई, इनमें क्या फ़र्क है? कार्डियक अरेस्ट अगर हम लें, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। इसका मानना है कि जो हार्ट है आपका वो रुक गया, काम नहीं कर रहा। कोई इस तरह की सफोकेशन हो, साथ में फीलिंग ऑफ सफोकेशन और रिफ्लक्स, ऐसे लगे कि एसिडिटी या बर्निंग हो रही है, साथ में दम घुट रहा है और उसको लगे कि मेरे को कुछ अनयूजुअल हो रहा है। ये सिम्टम मेरे को पहली बार आए हैं। ऐसे गैस होती थी पर ये अनयूजुअल सिम्टम है। डेथ है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक में या कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट का तो माने ये है कि कार्डियक अरेस्ट से जो सर्वाइवल है बहुत कम है। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर चेस्ट पेन है, ईसीजी आपका ख़राब आ रहा है, जैसे एसटी, उसमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक, बहुत इजी है पता करना, कोई भी उसको एमबीबीएस डॉक्टर उसको बता सकता है। तो जब आपसे कंफर्म हो गया तो सबसे पहले उस समय डिस्प्रिन की गोली, इतना सस्ती गोली है, अगर आप चबा लो, पानी के साथ ले लो उसी समय, तो 95% को अगर आप पहले 3 घंटे में जो इंजेक्शन दे दें सिम्टम से पहले 3 घंटे में, तो 90% लोग जो हैं वो बच सकते हैं। सॉर्बिट्रेट को भी बोला जाता है ना कि आप अपने पर्स में ज़रूर रख के घूमें, ऐसा ये ठीक है? हाँ, पर हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। टाइम इज़ मसल और मसल इज़ लाइफ। हार्ट अटैक में तो जितना टाइम आप खराब करोगे एक जगह से दूसरी जगह से मल्टीपल ओपिनियन लेने में, तो नुकसान ही होगा उसमें। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सिम्टम कौन सा? आपने सुना होगा कि जी वो मैं उठा, मैंने लगा गैस है, मैं सोचा इनू ले लिया, एंटासिड ले लिया, मैं रेस्टलेस रहा, सांस फूल गया। फिर जब सांस फूलना शुरू होता है तब लेट हो जाते हैं, तब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तब तक वो गैस नहीं होती, वो हार्ट अटैक होता है। आजकल जो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं डॉक्टर साहब, जिसमें आप देखते हैं एक अच्छा खासा हट्टा खट्टा बंदा जाता है जिम में और वहीं ख़त्म हो जाता है। जिम में जो जाते हैं तो वो उनमें कई बार उनको डिजीज़ ऑलरेडी होता है, उनको नहीं मालूम होता, तो वो अपने सिम्टम भी थोड़े बहुत इग्नोर करते हैं। तो सडनली जब वो वेट उठाते हैं और जब ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, ओवर एक्सर्शन, ये हार्ट का जो थिक मसल है जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी है, ये भी हार्ट की धड़कन वही इरेगुलर करता है और देन इट ऑल्सो कॉजेज सडन डेथ। पंजाब ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਤੇ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 4000 ਮਾਈਲਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ हार्ट अरेस्ट हो सकता है तो सडन डेथ। ओवरवेलमिंग स्ट्रैस है बच्चे का, अकेलापन है, ओवर क्राउडिंग है, डिजीज़ है, डिहाइड्रेशन है, ये सारिया चीज़ां भी पॉसिबल है कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वी लूज जाती। ब्लड प्रेशर सब तो कॉमन डिजीज़ है, सब तो खतरनाक इसलिए कि साइलेंट है, ये कोई सिम्टम नहीं होंगे ज़्यादातर लोगों के, 80% लोगों के। अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो हमारी 80% जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, उसके साथ लाइफस्टाइल डिजीज़ की, जो हम हार्ट अटैक की बात करें, वो बचा सकते हैं। तो सोचो कि हर एक 10वां और 12वां बच्चा जो है वो ब्लड प्रेशर है उसको, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर मालूम बता भी देते हैं तो वो उसको सीरियस ही नहीं लेता। बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे ने तो बीपी हो ही नहीं सकता। एज अ कॉमन मैन अगेन कि बीपी की मेडिसिन होती है। अब इसकी जो मेडिसिन है इसको लेकर बहुत मिथ हैं कि वंस यू स्टार्ट यू कैन स्टॉप। लेकिन आप ये देखो कि अगर आपने दवाई नहीं खाई तो 7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोक के इंसिडेंट्स हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा हार्ट फेलियर के रिस्क हैं, दुगने हार्ट अटैक के। सो बीपी की मेडिसिन को लेकर और भी मिथ्स हैं डॉक्टर साहब? हाँ, लोगों को ये है कि ब्लड प्रेशर दवाई बहुत महंगी है, सानू सारी उम्र लगेगी, साइड इफेक्ट होंगे। अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हो जो बिल्कुल इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर में, तो उसका एवरेज खर्चा 300 और 350 के बीच में है पर ईयर का। पर ईयर और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। कि अगर आप पूरे इंडिया में इसका वैल्यू देखें तो 2 से 3 करोड़ जो लोग हैं बिना दवाई के रह सकते। ब्लड प्रेशर का रीडिंग अगर 140/90 से आप कम रखोगे, आपकी लाइफ लंबी है। हार्ट अटैक, यह अक्सर एक समय था कि सुनने को मिलता था सीनियर सिटीजन्स के अंदर, लेकिन अब यंगस्टर्स क्या, बच्चों में भी हमको हार्ट अटैक के सिम्टम्स या सुनने को मिलता है।
और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों की, यंगस्टर्स की मौत भी हो रही है। क्या है इसका कारण? आज हमारे साथ है इन सभी खास बातों का खास जवाब देने के लिए डीएमसी पंजाब से लुधियाना के एक ऐसे प्रसिद्ध डॉक्टर जिन्होंने न केवल अपना नाम इस फील्ड में बनाया है, लेकिन इस तरह के उन्होंने रिसर्च की हैं, ऐसे आंकड़े हैं उनके पास जो शायद आपको हैरान और परेशान कर देंगे। डॉक्टर बिशप मोहन सर, थैंक यू सो मच। हम आपको बता दें, वैसे तो डॉक्टर बिशप मोहन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर बिशप मोहन इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डीएमसी। सर, मेरा पहला सवाल हम एक आम आदमी के तौर पर पूछते हैं आपसे सवाल कि एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या फिर एमआई, इनमें क्या फ़र्क है? हार्ट अटैक और एमआई तो एक चीज़ है, अच्छा, और कार्डियक अरेस्ट दूसरी चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट अगर हम लें, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। इसका मानना है कि जो हार्ट है आपका वो रुक गया, काम नहीं कर रहा, और जनरली ये कोई इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है हार्ट की, जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो हार्ट की एक्टिविटी नहीं है और ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है। अगर किसी को वहाँ पे सीपीआर जो है, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं और सीपीआर कहते हैं, रिससिटेशन आती है, तो चांसेस हैं कि उसमें से कुछ लोग रिकवर कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल के पास है तो वो, जैसे आपने देखा होगा, शॉक देते हैं बिजली का, तो वो शॉक देने से उसमें रिवाइवल काफ़ी लोगों को आ सकता है अगर अक्यूटली हो। तो ये तो है कार्डियक अरेस्ट। और दूसरा जो आपका सवाल है कि जो हार्ट अटैक या एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसका साइंटिफिक नेम है, और हम हार्ट अटैक इसको जनरल बात में करते हैं। तो इसका माने है कि जो हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, सबको मालूम ही है, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, वो खून सप्लाई करती हैं हार्ट को, तभी हार्ट की एक्टिविटी होती है। तो कई बार जो आर्टरीज में वो जो फैट है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो फैट धीरे धीरे बढ़ता है, अगर हर एक में होता है, वो 10 साल की एज में होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और कुछ लोगों का बहुत स्पीड से बढ़ता है, कुछ लोगों का धीरे धीरे। कई लोगों का जब वो 70% हो जाता है, 80% हम कहते हैं ना आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो वो चलने से छाती में भारीपन हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने सांस फूलता है, दम घुटता है, तो हमें लगता है उसको अंजाइना पेन कहते हैं। लेकिन कई बार जो 40% है या 70% है, सडनली जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाए, सडन क्लॉट आ जाए। उसमें कई कारण होते हैं, वो इरेगुलर हो जाता है, कई स्ट्रेस होता है, कई बार स्ट्रेन ज़्यादा पड़ जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर हैं, कई फैक्टर हैं जो कुछ मालूम है कुछ नहीं, तो उसे सडनली आर्टरी बंद हो जाती है। जब सडन आर्टरी 70 से 100 हो जाए, जब 20 से 100 हो जाए, नॉर्मल से 100 हो जाए, ऐसा होता है, तो उससे जो हार्ट की सप्लाई सडनली बंद हो जाती है। तो इसका मानना है कि हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसको पेन होना शुरू हो जाता है, और उस चीज़ को हम ईसीजी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो एक और बड़ी कॉमन मैन के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, शायद डॉक्टर होने के नाते आपको मेरा सवाल पता नहीं अच्छा लगे या नहीं लगे, बट ये सवाल है कि किसमें जो डेथ है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक में या कार्डियक अरेस्ट में? कार्डियक अरेस्ट का तो माने ये है कि कार्डियक अरेस्ट से जो सर्वाइवल है बहुत कम है। अगर आउट ऑफ द हॉस्पिटल है, जैसे हमने कुछ पीछे स्टडी की हुई थी, ऐसे हमारा थीसिस भी था, तो जो इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है वो नेचुरली सिक पेशेंट आते हैं, किसी को इन्फेक्शन है, किडनी का प्रॉब्लम, अल्टीमेटली तो ज़्यादातर का हार्ट अरेस्ट होता है। उसको रिवाइव भी करते हैं तो 30 डेज सर्वाइवल 10 से 15% नहीं होता, इससे ज़्यादा। और जो बाहर है, अगर उसको 7 मिनट से ज़्यादा कोई बंदा टैकल ही नहीं करे तो मोस्ट ऑफ देम दे विल नॉट सर्वाइव। या तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, या हार्ट ही रुक जाएगा, सप्लाई खत्म है। सो इट्स ए सीरियस थिंग। वो हार्ट अटैक की एक कॉम्प्लिकेशन भी है कार्डियक अरेस्ट। और जो हार्ट अटैक है, अगर हम उसे समय से पहचान लें और उसका ट्रीटमेंट दें, आपको ये लगेगा कि जो आजकल मॉडर्न साइंस हो गई है, इंटरवेंशन हो गई है, ट्रीटमेंट मिल गया। पहले हार्ट अटैक में 30-40% लोगों की डेथ होती थी, आज से 40 साल पहले। आज 10% से भी कम डेथ है, तो इतने लोग आप बचा सकते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आजकल जो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं डॉक्टर साहब, जिसमें आप देखते हैं एक अच्छा खासा हट्टा खट्टा बंदा जाता है जिम में और वहीं ख़त्म हो जाता है, इसकी क्या ख़ास वजह है? ये सवाल हम कई सालों से देख रहे हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, और उसकी कई प्रिवेंटिव चीज़ें भी है जो मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है, बट कई लोग वो सुनने के बाद भी इग्नोर करते हैं। तो मेरा आपके दर्शकों को और आप सबको है कि उसको फॉलो भी करनी चाहिए, इस चीज़ इग्नोर नहीं करना है, जो अब आप बताने वाले हैं। हाँ जी। तो उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण है जो जिम में लोग जाते हैं, कई बार बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, वो प्रोटीन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होता है, वो खूब सारा लेते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीते हैं और खूब वेट उठाते हैं, सडनली वेट उठाते हैं उसका। तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो खून, हम समझ लो देसी अपनी भाषा में, गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, तो सडन इंजरी होती है उनका। जब प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पे, जैसे मैंने बताया कि 10 या 20% की आर्टरी में भी एकदम
कोई स्ट्रेस पड़ता है वो टीयर हो जाता है उस जगह पे, डिसेक्शन बोलते हैं, तो वो सडन क्लॉट बन जाता है, और वो जो सडन क्लॉट बनता है वो हार्ट अटैक की शक्ल में आता है। और जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन रही, हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, रिदमियास, तो वो उससे वो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उसको सडन डेथ बोलते हैं। एक तो ये कारण है। और कुछ लोग हैं जैसे एथलीट हार्ट सिंड्रोम है, या कुछ लोग हैं जिनको फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री होती है। ऐसे एक जेनेटिकली हार्ट जो है वो थिक होता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी। आपने सुना होगा फुटबॉलर हैं सडन डेथ होगी, ऐसे प्लेयर्स हैं कई बार कॉम्पिटिटिव गेम में हो जाती है। Correct. उसी तरह जो एथलीट जब जिम में जो जाते हैं तो वो उनमें कई बार उनको डिजीज ऑलरेडी होता है, उनको नहीं मालूम होता, और टेस्टिंग तो कोई है नहीं, हमारे कोई रेगुलेशन नहीं है जिम के बारे में, तो कोई भी जा सकता है, तो वो अपने सिम्टम भी थोड़े बहुत इग्नोर करते हैं। तो सडनली जब वो वेट उठाते हैं और जब ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, ओवर एक्सर्शन, ये हार्ट का जो थिक मसल है जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोपैथी है, ये भी हार्ट की धड़कन वही इरेगुलर करता है, और देन इट ऑल्सो कॉजेज सडन डेथ। तो ये दूसरा कारण है। और कुछ और कारण हैं, जैसे कि कई लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन चीज़ है, वो कंट्रोल नहीं होता, तो वो कंपटीशन के भाव से एकदम ओवर एक्सर्शन शुरू करते हैं। सो व्हेन यू ओवर एक्सर्ट, जरूरत से ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, कंपटीशन में है, पानी नहीं पिया, ये सब जब पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो जो नॉर्मल हार्ट की आर्टरी है यहाँ इंजरी हो जाती है और वहाँ क्लॉट बन जाता है। तो ये सब कारण है जिसमें इवेंचुअली देखिए हम ये सब करके अपने हार्ट को खुद ही अटैक कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। आपने एक और टर्म बोली थी, एथलेटिक सिंड्रोम। ऐसे एक एथलेटिक्स हार्ट सिंड्रोम होता है, तो उसको हम सिंप्लीफाइड कहें कि एथलेटिक्स में जब वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग वाले होते हैं, तो उनमें जो हार्ट है वो हाइपरट्रॉफिड होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा सप्लाई चाहिए मसल्स को ना, उनको ज़्यादा भाग रहे हैं, तो इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। बट सम ऑफ देम दे हैव ओवरशूट कर जाता है कई लोगों का, एंड देन दे कॉज सम सिम्टम्स। बट जो कार्डियोमायोपैथी है, अगर एथलेटिक्स में है, अगर वो जो इनहेरेंट जो मैंने जेनेटिक्स बताई, तो दे आर मोर प्रोन टू सडन कार्डियक। इसमें ना एक और छोटा सा, अगेन एज अ लेमैन मैं आपसे बात करती हूँ डॉक्टर साहब, जैसे आप सपोज हमारे जो कई बार होता है स्कूल में फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिसमें फादर्स या मदर्स को सडनली भागने को बोल देते हैं, उससे पहले आगे पीछे आपका रनिंग का रिकॉर्ड नहीं रहता, तो क्या ऐसा करना ठीक रहता है? इसमें वो एथलेटिक जो आप कह रहे हैं एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम नहीं आ सकता ना? इसमें नहीं आ सकता, हाँ, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि मान लो किसी को हार्ट का डिजीज है, पहले वो अपना सिम्टम इग्नोर कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेज है, चलने से भारीपन हो गया, तो नहीं है, तो उसको सडनली किसी ने बोलना रेस लगाओ एकदम, तो वो सडन जब रेस लगेगा तो उसके तो ब्लॉकेज है, उसका डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो जाएगा, देन दे कैन हैव सम collapse and some of them they collapse also। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ, ਤੇ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? देखो, ये तुसी देखा होगा, मैं भी देखा टीवी च, और बड़ी कई बार बहुत डिप्रेशन होती है जो ਅਸੀਂ देखते हैं कि यंग बच्चा सडन डेथ हो गई जी, वो वेट कर रहा ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਈਫਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 177 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਡਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪੋਥਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਥਾਟਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੰਬੀ ਟਰੈਵਲ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿੰਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ DVT ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो जो बाहर मूवमेंट करते हैं वो क्लॉट जिहड़ा हैगा वेन दे विचों इहदे विचों जाके हार्ट दे विचों जाके जिहड़ियां लंग्स दीयां मेन नाड़ियां नूं सडन क्लॉट कर दिंदा है, इहनूं पल्मोनरी एंबोलिज्म कहंदे आ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि इहदे करके हार्ट अटैक हार्ट अरेस्ट हो सकता है तो सडन डेथ हो सकती है। ये प्रिवेंटेबल है, ये इंसीडेंस होंगे है, क्योंकि जो ही लंबी फ्लाइट हो जाती है 6 आवर तो ज़्यादा हो जाए, 4000 माइल्स तो ज़्यादा हो, तो वो जिहड़े क्लॉट बनने के चांसिस है आम बंदे नालों 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज़ प्रिवेंटेबल। सो माई एडवाइस भी कि आपां नूं बच्चों नूं समझाना चाहिए, पहले तो टैसट ही करा के जानी चाहिए है। दूसरा, हाइड्रेशन जरूर करो, पैरों की मूवमेंट रखो। तुसीं देखा होगा एयरलाइन अजकल वो सॉक्स भी देनियां शुरू कर दी हैं, कहंदे कि मूवमेंट करो, प्रिवेंटेबल चीज़ है।
ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਹੈ, ਕੋਕੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਡਨ ਡੈਥਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਚੌਥਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਕੇਲਾਪਨ ਹੈ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। Hello ladies and gentlemen, we are in conversation with Dr. Vishwa Mohan and I am going to ask the most important and the pertinent question. डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की, कि क्या क्या सिम्टम्स है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सिम्टम कौन सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुई है, लोगों को बताना भी चाहिए, डॉक्टर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन जो सिम्टम्स हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं हार्ट अटैक से, वो गैस्ट्राइटिस है, गैस है। हाँ, आपने सुना होगा कि जी वो मैं उठा, मैंने लगा गैस है, मैं सोचा इनू ले लिया, एंटासिड ले लिया, मैं रेस्टलेस रहा, सांस फूल गया। फिर जब सांस फूलना शुरू होता है तब लेट हो जाते हैं, तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तक वो गैस नहीं होती, वो हार्ट अटैक होता है। तो गैस और उस तरह के सिम्टम्स और हार्ट अटैक ये काफ़ी आपस में कन्फ्यूजन करता है, और जब वो कन्फ्यूजन करता है तो वो हार्ट अटैक में यही है, जैसे मैंने बोला कि 10% लोगों की डेथ अब रहती है, 90 बचा सकते हैं। जितना आप लेट जाओगे उतनी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगी। तो सबसे पहले कैसे पता लगे कि सानू गैस नहीं है, देयर इज़ no एसिडिटी, आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल? इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है, बट इसमें मैं 2-3 चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर कोई इस तरह की सफोकेशन हो, साथ में फीलिंग ऑफ सफोकेशन और रिफ्लक्स, ऐसे लगा कि एसिडिटी है, बर्निंग हो रही है, साथ में दम घुट रहा है, और उसको लगे कि मेरे को कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कि ये सिम्टम मेरे को पहली बार आए हैं, ऐसे गैस होती थी पर ये अनयूजुअल सिम्टम है, ऑड आवर्स में है। और कुछ लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है या जिनको पहले ब्लड प्रेशर, रिस्क फैक्टर है, कोई स्मोकर है, उनको वेट नहीं करनी चाहिए, उनको इसको सीरियस लेना चाहिए। ऑल दीज सिम्टम्स जो प्रलॉन्ग हैं और नहीं रिस्पॉन्ड कर ले अर्ली, दे शुड नॉट वेस्ट टाइम। उनको जल्दी से सबसे आसान तरीका है कि पास कहीं भी जाके ECG कराएं। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हार्ट अटैक के अंदर हम ECG करवा लेते हैं तो हार्ट अटैक को पिक करना 95 से 99% आप डायग्नोस कर सकते हो एक सिंपल ECG से। सो आप जितना अर्ली करोगे आपका लाइफ बच जाएगा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक और, हार्ट अटैक की बात करी हमने, कार्डियक अरेस्ट की बात करी, अब एक और साइलेंट किलर जिसको कहते हैं, और जो जनरली मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो है हाइपरटेंशन। बीपी से जुड़ी हमारी जितनी भी होती हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन के सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आप इतने बिजी डॉक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप इतने सर्विस कंडक्ट करते हैं, आप इतनी सारी टेस्टिंग में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आपके पास जो हमारे पास आंकड़े भी आए थे जो हम शेयर कर रहे थे कि अगर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में आपने ये हमको बताया कि जो प्रवासी हैं ये इनके जो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ रहते हैं ये 19% रहते हैं और पंजाबी इसके 26%। लेकिन आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि जब कोई प्रवासी पंजाब में आके रह जाता है तो 5-7 साल में उसका भी जो वो है फिगर्स हैं ऑफ हाइपरटेंशन वो बढ़ जाती है। आपने बताया कि पंजाब में 40% लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है। मैं सही बता रही हूँ ये आंकड़े? बिल्कुल। और अगर कोई बाहर का है, कोई प्रवासी है जो श्रमिक स्पेशली अगर हम बात करें, वो 6-7 साल पंजाब में रह जाता है तो इनके भी आंकड़े हो जाते हैं। तो हम हाइपरटेंशन जो जनरल है वो बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपसे पंजाब के बारे में बात करना चाहूँगी। तो ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ आंकड़े ने हाइपरटेंशन ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ 40% ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ श्रमिक ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦ 6-7 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 40% ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ 20% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, 80% ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਹੈ,
कि इसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल जी, चौथा कंट्रोलेबल है। हाँ। और जो आप दवाई लेते हो इसका साइड इफेक्ट कम है। तो ये अगर 5 चीज़ों को हम ले लें तो आप यकीन मानिए कि जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, टर्शरी केयर सेंटर हैं, जहाँ पे डायलिसिस मशीन्स हैं, स्ट्रोक है, अधरंग जिसको बोलते हैं, हार्ट फेलर है, हार्ट अटैक है, तो उसके इंसिडेंट्स नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो हमारी 80% जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, उसके साथ लाइफस्टाइल डिजीज़ की, जो हम हार्ट अटैक की बात करें, वो बचा सकते हैं। तो ये हम पॉसिबल है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। 30% ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140/90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। सो लाइफस्टाइल डिजीज आप देखो कि शहर से गांव में आ चुका पंजाब में। तो एक तो ये है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर हम कह रहे हैं कि इसका कॉमन क्या है, वो बच्चों में भी कॉमन है। बच्चों में जैसे हमारी एक स्टडी थी, जैसे ये वाली स्टडी थी, काफ़ी बड़ा सर्वे है। बच्चों 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ सर्वे किया, 2005 किया, फिर वो पब्लिश किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि आप यकीन मानो कि जो 9th ਤੇ और 12th तक के बच्चे लेते असी 15 बड़े स्कूलों च, गवर्नमेंट 9th क्लास से 12th क्लास के, और काफ़ी बड़े स्कूलों में, सरकारी भी और प्राइवेट च भी, रूरल पिंडां च भी देखे, शहरां च भी देखे, बच्चों का ब्लड प्रेशर कितना, उन्होंने वास्ते स्पैशल कफ होंगे है, उन्होंने रीडिंग डिफरेंट होंगी है, वो कंपेयर किया बहुत ज़्यादा। उदों असी जो पहला सर्वे सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀ, ਓਵਰਵੇਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਹੋ ਗਿਆ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ बढ़ गए। सो तुसी सोचो कि हरेक 10वां और 12वां बच्चा जो है वो ब्लड प्रेशर है उसको, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर मालूम बता भी देते हैं तो वो उसको सीरियस ही नहीं लेता। फैमिली को ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चे को तो बीपी हो ही नहीं सकता, बट वो ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, इसमें ना बीपी की जो सबसे मुझे लगता है कि जो हम एज अ कॉमन मैन अगेन कि बीपी की मेडिसिन होती है। अब इसकी जो मेडिसिन है इसको लेकर बहुत मिथ हैं। सबसे पहले तो मिथ ये है, आई डोंट नो ये मिथ है कि फैक्ट है, तो आप मुझे बताएंगे कि वंस यू स्टार्ट यू कैन स्टॉप। क्या ये मिथ है कि फैक्ट है? देखो, ब्लड प्रेशर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया कि बड़ी कॉमन है, तो ये मिथ्स भी बहुत ज़्यादा ने, हाँ, क्योंकि कॉमन डिजीज़ है। बिल्कुल जी। तो ब्लड प्रेशर के बारे में जो दवाइयों का है कि जी एक बार दवाई लग गई तो मेरी सारी उम्र मुझे खानी पड़ेगी, हाँ, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। हाँ जी। मैनू लग गई दवाई, तो असी कहने हैं कि भाई दवाई लगी है क्योंकि आपको बीमारी है, और बीमारी ये लाइफस्टाइल की है। अब लेकिन आप ये देखो कि अगर आपने दवाई नहीं खाई तो 7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोक के इंसिडेंट्स हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा हार्ट फेलर के रिस्क हैं, दुगने हार्ट अटैक के। उसके लिए तो फिर सारी उम्र दवाई खानी है, और डिसेबिलिटी भी है, डेथ्स भी हैं, तो घर बैठे रहोगे। इससे अच्छा अगर आप दवाई खाना ले रहे हो और ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशन ही नहीं। और दूसरी चीज़, ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब देखो, अगर ना के बराबर है और आपको बेनिफिट इतना दे रहा है, फिर तो अपन करना ही चाहिए। यस, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। बिल्कुल जी। कुछ लोग हैं जो आप कैटेगरी कह रहे हैं कि कुछ माइल्ड हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका बीपी समझो कि आप 140 से 150 है, और 90-95 नीचे वाला ब्लड प्रेशर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ weight reduction है, ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट्स लीजिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लीजिए, पिकल्स ਨੂੰ अवॉइड करिए, प्रोसेस्ड फूड ना लीजिए। अब पिकल्स में भी आपने बोला था मुझे कि पिकल बहुत बड़ा रीज़न है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ज़्यादा नमक ਹੁੰਦਾ है ना। सो नमक आप घटाइए। डेली अगर आप 30-40 मिनट्स वॉक हफ्ते में 5 दिन कर लेते हैं तो सारा कुछ कंबाइंड इसका बेनिफिट है। योगा भी ऐड कर लें तो 10 से 12 डिग्री बीपी कम हो सकता है बिना दवाई के। तो ये वाली कैटेगरी तो हम समझ लो कि अगर आप पूरे इंडिया में इसका वैल्यू देखें तो 2 से 3 करोड़ जो लोग हैं बिना दवाई के रह सकते हैं।
बट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, और ये नहीं कि एक बार कंट्रोल हो गया मॉनिटरिंग ना करो, मॉनिटरिंग बहुत, मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से इंटरव्यू से पहले भी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने हर बार मॉनिटरिंग पे हमेशा दिया, और आप अभी भी जैसे आप बात कर रहे थे, अभी भी आप कहीं पर ये पूरा कैंप लगा के आए हैं कि अवेयरनेस हो, और आपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराया। प्लीज़ इसके बारे में हमको बताइए, जो आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, हाँ जी, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इन्ना ज़्यादा नहीं है कि सारे लोगों का ब्लड प्रेशर, जो लुधियाना जी मान लो 6 लाख लोगों को बीपी है, हाँ, तो कौन मेजर कर रहा है, जाते ही नहीं है, कंट्रोल पुअर है। तो इसमें एक नई मुहिम है कि ब्लड प्रेशर आपको ਜਦੋਂ जो अफोर्ड कर सकते हैं बीपी ऑपरेटर्स ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, हाँ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਇਦਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਰਟ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਜੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜੋ ਕਫ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈरह ਚਾਹ कॉफ़ी नहीं लीती होवे 15-20 मिनट पहले, बातें ना कर रहा हो, और पैर उसके बिल्कुल ज़मीन पे हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, वो जो रीडिंग ब्लड प्रेशर की है वो सही है। और अब 90% आपका कॉमन एक्सपीरियंस होगा, सब दर्शकों का भी होगा, कि बंदे बातें करते रहते हैं, बिल्कुल, वो स्वेटर डाला है तो उसके ऊपर चढ़ा दिया, बीपी देख रहे हैं, तो ये गलतियां सबसे हो रही हैं। तो अगर आप करेक्ट बीपी नहीं लोगे तो हमें पता कैसे लगेगा। और जो डिजिटल आ रहे हैं, हाँ, जो पहले मरकरी था लेकिन वो बैन हो गया, वो अच्छा माना जाता था, लेकिन जो डिजिटल रीडिंग्स हैं वो अच्छी हैं। जो डिजिटल ब्लड प्रेशर वर्ल्ड ओवर उसी को माप रहे हैं, और लोग आजकल फेवर कर रहे हैं कि आप घर में बीपी मेजर करो, क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल जाके ज़्यादा ही बढ़ जाता है बीपी, तो वो घर में अगर आप देखोगे तो ब्लड प्रेशर आप देख सकते हो। सिर्फ डिजिटल का ये है कि आप टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग देखते रहें, 3-4 महीने के बाद कि भाई रीडिंग तो सही आ रही है, बैटरी तो सही है, देन इट विल गिव यू ना। सो बीपी की मेडिसिन को लेकर और भी मिथ्स हैं डॉक्टर साहब? हाँ, लोगों को ये है कि ब्लड प्रेशर दवाई बहुत महंगी है, सानू सारी उम्र लगेगी, साइड इफेक्ट होंगे। तुसी दसो कि जो ब्लड प्रेशर की 2 टैबलेट्स कोई ले रहा है, कोई बंदे एवरेज, तो ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? 1 साल 1 साल पूरा लगातार ले रहे हैं 6-7 हज़ार, है ना। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि 6-7 हज़ार रुपये होएगा, 10 हज़ार भी कहते हैं, क्योंकि जो जितना ही रिसर्च है वो कह रही है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो। 19-21 में कोई कौन सा ब्रांड ले रहे हो, ये डिफरेंट चीज़ है। तो एवरेज जो हमने गवर्नमेंट का सर्वे भी किया है और हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हो जो बिल्कुल इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर में, तो उसका एवरेज खर्चा 300 और 350 के बीच में है पर ईयर का, पर ईयर, और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अब सोचो तो बर्डन कहाँ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अभी जो हमने बात करी हम उसको ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। आप अपने पर्सनल लेवल पर ये जो अवेयरनेस है बीपी की भी, हाइपरटेंशन बीपी हो गया या फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड, बच्चों में बड़ों में, ये बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। देखिए, ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी था ICMR का, और कुछ ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। काफ़ी हमारी टीम है, काफ़ी डॉक्टर्स हैं यहाँ के, तो उसमें हमने सोचा कि इसका अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें। तो हमने उसके लिए डिफरेंट पैम्फलेट्स बनाए पंजाबी में, ताकि रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में बनाए, प्रवासियों के लिए बनाए, सबके लिए बनाए, ताकि हम ये बेसिक उनको मैसेज दे सकें कि भैया ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन बीमारी है, ये 80% केसेस में सिम्टम नहीं है, ये साइलेंट किलर है, इसका कंट्रोल अगर आप बिना चेक करे करोगे ये पॉसिबल नहीं। ब्लड प्रेशर का रीडिंग अगर 140-90 से आप कम रखोगे, आपकी लाइफ लंबी है। इसे आप, हमारा मेन फोकस है कि भाई आपका स्ट्रोक ना हो, यंग का हार्ट फेलियर ना हो, किडनी फेलियर ना हो, डायलिसिस ना हो। सिम्टम्स क्या है तो हाइपरटेंशन के, उसको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर के सिम्टम जो है ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि लोगों को है कि ब्लड प्रेशर जब मेरा हेडेक होता है तभी ब्लड प्रेशर है, जब मेरे को चक्कर आता है, मेरी आंखें भारी होती हैं, बैक में पेन होता है, डॉक्टर साहब मुझे मालूम है तब मेरा ब्लड प्रेशर है जी, अच्छा। मैं वो दवाई ले लेता हूँ, फिर नहीं। भाई ये गलत है। अगर आप 1000 बंदे का, जैसे हमने एक तो 1.5 लाख का भी सर्वे किया है, तो अगर आप इतने लोगों से सवाल पूछोगे और बीपी चेक करोगे, 80% को तो साइलेंट है, उनको बीपी मालूम ही नहीं है, शुगर की तरह है। उनको तो हम खुद बताते हैं भैया अब 2 रीडिंग होगी, आपका बीपी इतना ज़्यादा है, तो अवेयरनेस ही नहीं है ना, उनको सिम्टम के साथ है। सिर्फ 15 से 20% लोगों को ही ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं, 80% को बिल्कुल सिम्टम नहीं है। तो ये एक मेन है कि हमें सिम्टम्स के पीछे नहीं जाना, नंबर्स के पीछे जाना, नंबर्स के पीछे। अब एक और जो हमारा एक बीच में रह गया था अधूरा एक सवाल, वो ये था कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हम तब डिस्कस कर रहे थे कि हमने अगर ECG है, जैसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है इतना मेजर हार्ट अटैक को बचाने के लिए, आप ECG से डायग्नोस कर सकते हो। तो अगर चेस्ट पेन है, ECG आपका ख़राब आ रहा है, जैसे ST, उसमें पता लग जाता है कि हार्ट अटैक, बहुत ईजी है पता करना, कोई भी उसको MBBS डॉक्टर उसको बता सकता है।
तो जब आपसे कंफर्म हो गया तो सबसे पहले उस समय डिस्प्रिन की गोली, कितना सस्ती गोली है, अगर आप चबा लो, पानी के साथ ले लो उसी समय जहाँ पे ईसीजी हुई है, मान लो फैसिलिटी नहीं है, राइट, और उसके बाद ऐसी फैसिलिटी में जाओ यहाँ पे इसको 2 तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो डिस्प्रिन तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना है, राइट। दूसरा जब क्लॉट बन गया, हार्ट अटैक मींस क्लॉट बन गया ना, हमने बताया आर्टरी ब्लॉक होगी, तो क्लॉट को कैसे तोड़ना है, या तो एक खून पतले करने का इंजेक्शन होता है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज या टेनेक्टिप्लेज कहते हैं, अगर वो ऐसी फैसिलिटी में दे दिया जाए 95% वो लेने के काबिल होता है मरीज। कुछ ही लोग होते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज का हिस्ट्री है, मेजर सर्जरी है, कुछ ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो डॉक्टर को पता होता है, लिखा होता है वहाँ पे, वो नहीं है तो 95% को अगर आप पहले 3 घंटे में जो इंजेक्शन दे दें सिम्टम से पहले 3 घंटे में, तो 90% लोग जो हैं वो बच सकते हैं। उसका दूसरा अगर है, अगर आपका ऐसा कोई हॉस्पिटल है, अगर आपका कोई ऐसा हॉस्पिटल है पास, यहाँ पे इमीडिएट इमरजेंसी एंजियोग्राफी हो सकती है हार्ट अटैक के समय, खतरनाक होती है पर लोग इसमें रिस्क इतना ज़्यादा नहीं जितना बेनिफिट है, तो डायरेक्ट विजुलाइज करके क्लॉट को वो ब्रेक कर देते हैं हम वायर डाल के, और उसमें क्लॉट रिमूव करके वहाँ पे स्टेंट डाला जा सकता है। तो उससे जो सक्सेस रेट है वो इंजेक्शन से बेटर है, लेकिन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैं सबको कहना चाहूँगा। अगर आपने डायग्नोस जल्दी कर लिया और चाहे खून पतले का डिस्प्रिन ले लिया, सॉर्बिट्रेट ले लिया, सॉर्बिट्रेट को भी बोला जाता है ना कि आप अपने पर्स में जरूर रख के घूमें, ऐसा ये ठीक है? हाँ, पर हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत फायदा करेगा हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब अगर ये नहीं है ना तो ये बहुत बड़ी मिथ है। जनरली हम सबको यही बोला जाता है कि अपने पर्स में, स्पेशली मेन को बोला जाता है कि पर्स में सॉर्बिट्रेट तो रख ही लो। वो देखो सॉर्बिट्रेट जिसको मान लो हार्ट का ब्लॉकेज है ऑलरेडी, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, अंजाइना पेन है, अनस्टेबल अंजाइना, या चेस्ट पेन हुआ, अंजाइना हुआ, तो उसने जीभ के नीचे रख लिया, तो उस समय उसका कॉर्नरी जो आर्टरीज है वो डायलेट हो जाएगी, सप्लाई तो ये रखना चाहिए, तो अंजाइना कम हो जाता है। ये जो जिनको पता है कि मुझे हार्ट का दिक्कत है, लेकिन जब हमें हार्ट अटैक हुआ है उस समय ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में क्लॉट की वजह से है, और ऊपर से थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, थोड़ा बहुत डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वो सॉर्बिट्रेट से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट होगा डिस्प्रिन से जो बहुत सस्ती दवाई है, और खून पतले का जो इंजेक्शन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आपको दिक्कत शुरू हुआ है, कितना जल्दी आप ईसीजी करवा रहे हो, कितना जल्दी वो इंजेक्शन ले रहे हो, जहाँ पे कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, जहाँ अवेलेबल फैसिलिटी है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो स्टेंटिंग करा सकता है। तो ऐसा करने से, टाइम के बीच में करने से 90% जो है वो सर्वाइव करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी एक बहुत टेक अवे लाइन है, आपने बार बार इस इंटरव्यू में एक चीज़ बोली है कि ये करने से रिस्क कम है और बेनिफिट ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे एंड में जब आप इस इंटरव्यू को हम एक सम अप करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका रिस्क उससे कम हो जाता है और बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो फिर हाइपरटेंशन हो, बीपी हो? ब्लड प्रेशर में देखिए कि ब्लड प्रेशर नई दवाई लेना, आई थिंक इट इज़, मैं तो इसको क्रिमिनली मतलब अपने आप को कष्ट देना है, अपनी सोसाइटी को देना है, फैमिली को नुकसान पे भेजना है। यू आर कीपिंग योर सेल्फ एट ए डेंजर ऑफ इतनी कॉम्प्लिकेशन। आई से ले लो, स्ट्रोक कर लो, हार्ट से ले लो, किडनी, कितनी कॉम्प्लिकेशन ले रहे हो, और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर है, मतलब बेनिफिट कितने ज़्यादा है, मतलब इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, और ये पूरा वर्ल्ड इसको मानता है। कंट्रोल इज़ एसेंशियल। और दूसरा जो हार्ट अटैक के बारे में, वो कई बार मिस होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया जो हार्ट अटैक है हम बेनिफिट ही देख लीजिए कि गैस्ट्राइटिस है, उसका ईसीजी नॉर्मल निकला है, वो तो ऐसे ही पैसे लग गए मेरे, तो मैं क्यों करवाऊँ, मेरे तो नॉर्मल ही निकला है। पर आप ये सोचो अगर 10 में से 1 का पॉजिटिव, 1 लाइफ तो बची है, तो वो लाइफ प्रेशियस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत बड़ी बात बोली, बिल्कुल। तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि ईसीजी नॉर्मल है। और दूसरा अगर अब नॉर्मल है और आपने समय रहते दवाई शुरू कर दी, तो वो इंजेक्शन लगाने में 10 लोगों को फ़ोन नहीं किया कि क्या हो जाएगा। टाइम इज़ मसल और मसल इज़ लाइफ। हार्ट अटैक में तो जितना टाइम आप खराब करोगे एक जगह से दूसरी जगह से मल्टीपल ओपिनियन लेने में, तो नुकसान ही होगा उसमें। तो रिस्क तो बहुत कम हुआ। रिस्क होता है, ऐसे नहीं हार्ट अटैक की खून पतले की दवाई का, ब्रेन हेमरेज का रिस्क होता है, बाकी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन आप देखो बेनिफिट कितना है। कहाँ पे तो हर एक तीसरे बंदे की डेथ हो जानी है हार्ट अटैक, बड़े हार्ट अटैक से। कहाँ पे इंजेक्शन देने पे, टाइम देने से, बचने से 90% सर्वाइवल है। तो बहुत फ़र्क है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ ये इतनी लाइफ सेविंग बातें करी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले ज़रूर जानना चाहूँगी। मुझे हमेशा लगता है डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो CPR की ट्रेनिंग है ये कंपलसरी होनी चाहिए सबके लिए?
हाँ, या इवन कि फॉरेन पार्ट FPC की फॉरेन पार्टिकल चोकिंग जो होता है, या फिर CPR? देखिए ये सारी चीज़ें कई कंट्रीज़ में स्कूल एजुकेशन का पार्ट एंड पार्सल है। यस, हमारा नहीं है। काफ़ी हमारा अभी नहीं है। तो BLS है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जैसे हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, ये हर एक लोगों को आनी चाहिए और फर्स्ट एड भी आनी चाहिए। देखो BLS का जरूरत तो पड़ता है, लेकिन फर्स्ट एड भी हमारे तो अभी ये भी नहीं पता गर्म पानी पड़ गया तो क्या करना है, चोट लग गई बर्फ़ देनी है कि सेक देना है। तो ये 8th क्लास से मुझे लग रहा है कि हमें साथ में इनरोल करना चाहिए BLS, फर्स्ट एड, और उसी में आपका वो चोकिंग वाला आ जाता है। तो अगर हम ये चीज़ हमारे स्कूल में करिकुलम में ऐड करते हैं तो ना जाने हमारी साइंस भी प्रैक्टिकल होती है और इट विल बी प्रैक्टिकल, और बच्चों में एम्पावरमेंट आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हम लोग ब्लड प्रेशर बच्चों को सिखा रहे हैं, सो दे विल बी गुड फॉर द सोसाइटी। यस यस यस। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी लाइफ सेविंग बातें करी, और हम चाहेंगे जो आपके ये सर्विस चल रहे हैं इनकी भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कि किस तरह के हमारे चेंजिंग पैटर्न्स हैं, क्योंकि जितना इवेंचुअली जैसे आपने बोला अवेयरनेस जितनी होगी उतना डेथ्स कम होंगी, उतनी कैजुअलिटीज़ कम होंगी, उतने हमारे जो लोग हैं वो सुखी रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।